हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सॉरी, आज थोड़ा सा लेक्चर अपलोड करने में डिले हुआ। आज मैं पूरा दिन थोड़ा बिजी था। बट जैसा कि मैंने कमिट किया है कि हम रोज़ एक लेक्चर ज़रूर लेंगे, तो मैं आप लोगों के सामने उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आया हूँ। थर्ड लेक्चर आज हम कंडक्ट करने जा रहे हैं एवरेज के टॉपिक के ऊपर, और ये आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है ना। तो इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन है। ठीक है ना। तो मैं बुक में जो सीक्वेंस दिया हुआ है मैं उस हिसाब से आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। ठीक है ना। तो कई बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर ये वाला टॉपिक पहले लो, वो वाला टॉपिक पहले लो। तो हम बुक के हिसाब से चलेंगे दोस्त, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में आप लोगों को चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। ठीक है। और ये सीरीज एकदम पूरी चलेगी। ठीक है। कल एक दो बच्चों ने ये भी डाउट पूछा था कि सर सब लोग क्वांटम कैट क्यों करवा रहे हैं, मतलब और भी लोग करवा रहे होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है। तो एक बच्चे ने मैसेज किया था, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्त, अभी फिलहाल कोई फॉर्म है नहीं, तो किसी फॉर्म पे तुक्का लगा के उसकी तैयारी करवाने जाएंगे। अभी जैसे आरबीआई असिस्टेंट ने काफ़ी सारे लोगों को ब्रीदिंग दिया होगा। जैसे ही जादव सर ने अभी वीडियो बनाया उसमें कहा कि आरबीआई असिस्टेंट आ सकता है, तो माइट भी अब लोग क्वांटम कैट छोड़ के आरबीआई असिस्टेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी कोई फॉर्म नहीं था, तो कुछ तो पढ़ाना है, तो कनेक्ट रखना है, तो इसलिए कैट क्वांटम कैट ले रहे हैं। मैं भी बच्चों के सजेशन पे ही मैंने लिया है, अदरवाइज मेरा भी कोई प्लान नहीं था। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी बार मुझे मैसेज भी किए थे कि सर प्लीज़ क्वांटम कैट के बारे में कुछ करिए, हमें बहुत दिक्कत दे रहा है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो ठीक है, हम अपने स्टाइल में करवाएं, अपने तरीकों से करवाएं। क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो ओपन एंडेड खत्म हो रहे हैं, जो ऑप्शन से हिट एंड रन, लेकिन बैंक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मैं क्लियर भी कर रहा हूँ आप लोगों को, बस अप्रोच पे ध्यान दें, मेथड पे ध्यान दें, तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। ओके, क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। एवरेज पार्ट 3, लेवल 2 के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। ठीक है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह से है। क्या है ये क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर समझते हैं कि क्या बात हो रही है। ये कह रहा है इन एन ऑफिस, एक ऑफिस है, द एवरेज वेट ऑफ 24 एम्प्लॉय इज 60 kg। ठीक है। तो वो कहता है एक ऑफिस के अंदर 24 एम्प्लॉय हैं, 24 एम्प्लॉयज आर देयर एंड देयर एवरेज इज 60 kg। इफ n employees were included whose average weight was 54 kg। तो वो कहते हैं इसमें n एम्प्लॉय अगर इंक्लूड कर दिए जाएं और जिनका की एवरेज जो वेट है वो 54 kg का है, देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑफिस। ठीक है। और वो हिंट दे रहे हैं, गिवन दैट द न्यू एवरेज वेट ऑफ ऑल 24 प्लस n एम्प्लॉय इज अ होल नंबर। तो ये एक हिंट है। ठीक है ना। तो ये हिंट को पकड़ के आपको क्वेश्चन बनाना है। ये जो ब्रैकेट में हिंट देते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि कैट लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ओपन एंडेड होते हैं, उसमें मल्टीपल आंसर भी सही होते हैं। तो इसलिए आपको इस बुक में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एक फिक्स इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, दो दो वेरिएबल भी आ रहे हैं। कैसे हम कैसे बोलते हैं, दो वेरिएबल है तो नहीं निकलेगा एंड ऑल। लेकिन यहां पे क्या होता है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी वो पूछता है, तो आपको थोड़ा हिडन ट्रायल लगाने के लिए ओपन रहना पड़ता है। क्लियर है। तो इन क्वेश्चन में और बैंक एग्जाम के क्वेश्चंस में यही सबसे बड़ा फर्क है। बैंक एग्जाम में ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं आते हैं जिनके मल्टीपल आंसर निकल जाएं, वो डबल फिलर और उसमें अलग बात है, लेकिन जनरली अर्थमेटिक उस लेवल पे अभी तक तो नहीं पूछा गया है। लेकिन अगेन इन क्वेश्चंस को बनाने से आपकी इक्वेशन फॉर्मेशन की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है। दूसरा, एक बच्चे ने बहुत फ्रिक्वेंटली मुझसे एक डाउट पूछा कि सर लाइव क्यों नहीं ले रहे हो आप ये। मैं लाइव सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अगर मैं इन क्वेश्चंस को लाइव लूंगा ना, मैं आपको लिटरली बताता हूं, अगर मैं 1 घंटे का पूरा सेशन रखूंगा तो हार्डली आई कैन डिस्कस विद यू ओनली 4 और 5 क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता है इन क्वेश्चंस में डिफिकल्टी भी आएगी, बच्चों को एक बार में नहीं समझ में, और मेरा वैसा सीन नहीं है। एक बार नहीं समझ में, जब तक समझ में नहीं आता फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जा नहीं पाता। करेक्ट है, जब तक सब बच्चों को ना समझ में आए। इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड पे भी मैं एक दो बार रिपीट कर रहा हूँ। आई नो बच्चे पॉज करके अपने हिसाब से कभी भी देख सकते हैं। क्लियर। और इन क्वेश्चंस को अगर मैं डिस्कस करूंगा ना, 1-1.5 घंटे का लाइव लेक्चर लूंगा, पता लगा सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए मैं इनके थ्रू आपसे 10-10, 12-12 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं इन द स्पैन ऑफ 40 मिनट। तो ये मेरा सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं इन सेशंस को रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ये तो मैंने अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। अब देखिएगा, समझिएगा। ये कहता है ऑफिस में एवरेज लोग कितने भैया, 24 है, एंड देयर एवरेज वाज 60। ये बात क्लियर रही। तो भैया इनका सम कितना होगा, 24 × 60 रहेगा, ये बात सभी को पता है। फिर ये कहता है नाउ एन एम्प्लॉय जॉइंट, आपके एन एम्प्लॉयज ने कंपनी को ज्वाइन किया,
सही बात है। अब ये कह रहा है 54 kg है जिनका एवरेज, तो एन एम्प्लॉय का एवरेज 54 है, यानी इनका सम विल बी 54 एन होगा ना। हाँ भाई, 24 लोग थे, इनका एवरेज 60 था, यानी टोटल वाज 1440। अब 54 एवरेज है उनका, जो एन लोग आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ये आपका नया सम आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 24 प्लस एन। और ये कह रहा है कि जो नया एवरेज आएगा दैट वुड बी अ होल नंबर। तो जो नया एवरेज आना चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो अब आप पता क्या कर सकते हो, इसमें हिट एंड ट्रायल ऑप्शंस पुट कर करके देखो। और ये आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने होंगे, यानी एन की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, टोटल एन ऐड होने के बाद टोटल लोग कितने हो जाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन है आपका 36, यानी एन की वैल्यू 12 होगी। फॉर फर्स्ट ऑप्शन एन इज इक्वल टू 12, रख के देखते हैं। तो ये 1440, ठीक है, प्लस 54 इंटू 12, एन की वैल्यू 12 है, डिवाइडेड बाई 36, यही है। अब देखिए 36 इससे कट होता है पूरी तरह से 40 बार, 36 इससे 3 बार, और ये 18। यस, ये तो जा रहा है, ये आपको एक होल नंबर दे रहा है, यानी कि मेरा आंसर 36 हो सकता है। देखिए इसका आंसर निकलना सीधा मुश्किल है, रीजन क्योंकि इसमें ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। क्यों मुश्किल क्यों है, क्योंकि इसने नया एवरेज कितना आ रहा है वो दिया नहीं है। वो दे देता तो फिर आंसर सीधा आ जाता, हम एलिगेशन भी लगा लेते, कुछ भी लगा लेते, लेकिन सिंस हमें नया एवरेज है कितना वो नहीं पता है, बट इसने कहा है एवरेज जो है होल नंबर होना चाहिए, तो दैट्स वाई यहां पे हमें ऑप्शन से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास दूसरा इलाज कुछ नहीं है, तो हमें ऑप्शन ट्राई कर करके देखना होगा। तो पहला ऑप्शन ट्राई किया, यही बैठ गया, एक और ट्राई करके देख लेते हैं। 1440, ये तो चेंज नहीं होगा। अगर टोटल लोग 30 है, यानी एन की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी, रख के देखो, तो 54 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 30। अब एक बात बताओ, ये इससे पूरा कट ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये नंबर फिर जीरो लास्ट में नहीं आएगा, ये तो कट हो जाएगा पूरा, बट ये 30 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, आंसर डेसिमल में चला जाएगा, यानी होल नंबर नहीं मिलेगा ना, यानी कि ये गलत है। 34 ट्राई करके देख लेंगे। 34 है 1440 प्लस 34 का मतलब है एन की वैल्यू 10 है, ये 540 डिवाइडेड बाय 34, रख के देख लो। ऐड करोगे ये आएगा 1980 डिवाइडेड बाय 34, तो ये 17 से जाता ही नहीं है भाई, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 17, so that's why that could not be my answer. Okay, so but obviously my correct answer is 36. I will repeat it once again in English, listen it carefully. They have mentioned you 24 employees are there whose average is 60 kg. Now an employee have been added in the company and their average is 54, so their sum would be 54n. 24 into 60 plus 54n, that would be the new sum, and the total number of observation will become 24 plus n. ठीक है, so divided by 24 plus n. But in the question they have not mentioned the new average. अगर इन्होंने, if they have mentioned the new average ना, I would put it over there and we can get the value of n easily. But they have given you a hint. They were saying the average weight, the new average weight should be a whole number. ठीक है, now get the value of n. In that case you have to try with the option. This is the purely case of hit and trial from the option, purely case of that. Okay, you cannot get the direct value of n from here. Okay, in this question if this direction will not be given, it is a whole number, then in that case your answer would be data insufficient. Are you getting my point? Are you getting my point? Next I'll move ahead. Now what would be the thing, so we are getting the value from option. They were asking in option, they have given you the total number of employee after adding n people, yani 24 plus n, value is that. So if I take 36, it means n would be equal to 12. I put over there 36, 24 plus n is equal to 36, n is equal to 12 in this option. We get this complete value will be divisible by 36, answer would be 58. It's a whole number, so it is setting up in the equation. If I try with 30, 34, 25, it won't give me the correct answer. Okay, it won't give me the whole number, so my right answer would be 36. Simple. Next again, now what they have given you, ये कह रहे हैं इन एन एनजीओ, एक एनजीओ है, द डेली एवरेज वेजेस ऑफ 20 लिटरेट एम्प्लॉय इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 25 to 30, 10। ये क्या कह रहा है कि कंपनी में 20 इलिटरेट एम्प्लॉय हैं जिनका जो एवरेज वेजेस था या एवरेज सैलरी था उसको 25 से रिड्यूस करके 10 कर दिया। 2 लिखा हुआ है, रिड्यूस बाय नहीं है, ठीक है, रिड्यूस बाय नहीं है, रिड्यूस 2 है, यानी घटा के 10 कर दिया। 25 था एंड नाउ यू हैव मेड इट 10। क्लियर है?
नाउ कह रहा है दस द एवरेज सैलरी ऑफ द लिटरेट एंड द इलिटरेट एम्प्लॉय इज डिक्रीज्ड बाय ₹10। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है एवरेज एम्प्लॉय जो आपका हुआ है उसका जो सैलरी है, जो ओवरऑल एम्प्लॉयज का सैलरी है वो रिड्यूस होके कितना हो गया? 10 हो गया। करेक्ट है। फिर ये कहता है द नंबर ऑफ एडुकेटेड एम्प्लॉयज वर्किंग इन द एनजीओ इज। अब इसको देखिए, इसमें डेटा सफिशिएंसी भी, बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं लिटरेट नंबर भी नहीं पता मुझे तो इनसफिशिएंट हो जाएगा, तो नहीं, आराम से समझना, इक्वेशन समझ लेना, आई एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, ध्यान से समझें। मान लीजिए लिटरेट पीपल जो है या एडुकेटेड पीपल जो है कंपनी में वो n है। कितने हैं? n है। क्लियर है। और इन लोगों का जो एवरेज है सपोज a है। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि टोटल एम्प्लॉय का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये चीज को जो मैं बताने जा रहा हूं, प्लीज लिसन इट केयरफुली। ठीक है, ओके। तो देखिए, जो लिटरेट एम्प्लॉय होंगे उनका सम कितना होगा? n इंटू ए होगा। इज दैट ओके? प्लस जो इलिटरेट थे 20 है और उनका पुराना एवरेज क्या था? 25 था। तो यानी 20 इंटू 25 एंड दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल एवरेज को, जो ओरिजिनल एवरेज है पूरी कंपनी का उसको x मान लू। तो कंपनी का जो ओरिजिनल एवरेज है वो x है और कंपनी के टोटल एम्प्लॉय 20 प्लस n नहीं हो जाएंगे क्या? ये इक्वेशन पहला इक्वेशन फॉर्म करेगा। इज दैट ओके? ठीक है, इसको मैं थोड़ा ओपन अप कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये बनेगा Na प्लस 500 दैट इज इक्वल टू 20x प्लस nx। ये क्लियर है क्या कंडीशन? इज दैट ओके? आगे बढ़ता हूं। फिर ये क्या कहता है, अभी आपने क्या किया, जो इलिटरेट एम्प्लॉय थे उनका एवरेज 10 रुपए कर दिया, यानी कि ये जो 25 रुपए था इसको 10 कर दिया। करेक्ट है, लेकिन ये तो वही रहा होगा, एन ए ही रहा होगा। प्लस 25 इंटू 20 इंटू 10 कर दिया, यानी 200 कर दिया, यानी योर सम हैज बिन रिड्यूस्ड बाय 300 ना। तो इसकी वजह से जो आपका एवरेज है वो कितना रिड्यूस हो गया? 10 से रिड्यूस हो गया। ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। योर एवरेज विल रिड्यूस्ड बाय 10। ध्यान से समझना, इक्वेशन से समझाता हूं। ठीक है ना, आप कंडीशंस को समझिएगा। तो यानी कि योर न्यू एवरेज विल बिकम x माइनस 10 and the number of observation will remain same, n plus 20. Is that okay? ये पार्ट क्लियर रहा क्या? इज दैट ओके? आगे मूव करता हूं। ठीक है, लिसन इट केयरफुली। अब देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करता हूं तो ये इक्वेशन फॉर्म करेगा मेरे लिए। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन है गाइस। Na प्लस 200, इसको अगर आप ओपन अप करेंगे तो n इंटू एक्स nx बनाएगा, x इंटू 20 यानी प्लस 20x बनाएगा, माइनस 10 यानी माइनस 10n बनाएगा और माइनस का 200। इज दैट ओके? अब एक बात बताइए, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन आपस में डिफरेंस ले लें, माइनस कर दो। करेक्ट है, तो होगा क्या? Na से Na कैंसिल, 300 में से 200 गया, क्या बचा? 500 में से 200 गया, क्या बचा? 300। 20x प्लस का है, यहाँ पे 20x माइनस का है, कैंसिल आउट। प्लस का nx और माइनस का nx कैंसिल आउट, बचेगा क्या? ये रख दो। तो प्लस का 10n और प्लस का 200 यहाँ भेज दिया। ये बन गया है 100 इज इक्वल टू 10n, यानी n का वैल्यू क्या आ गया? सो वैल्यू ऑफ n वुड कम एज 10। ये क्लियर हुआ क्या? ये इसका तरीका है, दैट इज द वे। क्लियर हाउ वी फॉर्म इक्वेशन। देखो, इक्वेशन बनाते आना चाहिए दोस्तों। मैं हमेशा इस चीज पे बात करता हूं कि यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू फॉर्म इक्वेशन, कंडीशन क्या कह रहा है उस हिसाब से। अब इसका डायरेक्ट वे भी बताऊंगा मैं आपको, पहले एक बार मैं इंग्लिश में क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनना। दे वर सेइंग इन एन एनजीओ द डेली एवरेज वेजेस ऑफ 20 इलिटरेट एम्प्लॉय इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 25 to 10। तो 20 इलिटरेट एम्प्लॉय थे, उनका जो एवरेज है वो 25 से 10 हो गया। गॉट इट? दैट इंक्रीज फ्रॉम 25 to 10। तो ओरिजिनल एवरेज कितना होगा 20 इलिटरेट का? 20 इंटू 25 दैट वुड बी 500। सपोज एडुकेट एम्प्लॉय या लिटरेट एम्प्लॉइज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n एंड देयर एवरेज इज सपोज a, तो सम ऑफ देम विल बी Na।
and their total value, sum of educated employee salary and sum of illiterate person salary, become the total salary of the total employees. So suppose the original average of the total company is x and the total number of employee will be 20 plus n. Illiterate are 20 and educated are n, 20 plus n. So this will form my first equation. We will open it up. Na plus 500 is equal to 20x plus nx. This is our first equation. Now in the second case, what is happening? Their average become rupee 10. It means illiterate salary will are reducing, but educated person salary will remain same. Now we'll take that. Na will remain same. Plus it will become 200. 20 into 10 yani 200. Now the average of the whole company reduced by 10. So yani x minus 10 and number of employee will be n plus 20 only. So we'll solve it. Clear है? We are subtracting this equation from this equation. ठीक है? तो by solving it we get 300 is equal to 10n plus 200. Then value of n would be equal to 10. It means how many educated employee are there? 10. Is that okay? Now we'll talk about the second either way of doing it. Okay, look, I have told you the concept of replacement. In replacement, what is happening? Number of observation will remain same. That is the condition of replacement. In this case, same is happening. Look, earlier illiterate population, illiterate employees salary was 500, but now it will become 200. It means changes in your sum is equal to what? Sum कितने से change हो रहा है? By 300. Total employees will remain same. I don't know the total employee, but your average is reducing by 10. Your average is reducing by 10. So it means total number of employee in the company is 300 by 10, yani 30. So it means your total employees in the company is 30. If 20 are illiterate, it means literate are 10. बात खत्म. That is the approach. ठीक है? And that is the beauty of the approach. Okay? In this condition, basically, you are replacing the employees because the total number of observation is not changing. You are just replacing the average value. So total number of observation will remain same. So you can directly use that method. Okay? It's quite small. Okay? It's quite fast. But we should also know the first method also, because if anything doesn't click in the mind, then approach will click in your mind. Data sufficiency kind of questions, quantity comparison, means level of question, you always require that particular approach. Okay, so I hope everyone is satisfied with this answer. Okay, next क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मिस्टर त्यागी वाइल गोइंग फ्रॉम मीरठ टू सहारनपुर. तो एक त्यागी भाई साहब है जो कि मेरठ से सहारनपुर जा रहे हैं, एंड ही कवर्ड हाफ द डिस्टेंस बाय ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर पर आवर. ध्यान से सुनना. इसने क्या किया, जर्नी को, पूरी जर्नी को सपोज में 4 मान लू, सपोज, तो हाफ यानी 2 पार्ट. ठीक है, ये किस स्पीड से चला? 96 किलोमीटर पर आवर से चला. मानते हैं? नाउ ये कह रहा है देन ही कवर्ड हाफ ऑफ द रेस्ट. हाफ ऑफ द रेस्ट, अब बचा कितना? 2 बचा, तो हाफ ऑफ द रेस्ट यानी 1 पार्ट किस स्पीड से चलेगा? 60 से, और बचा हुआ स्पीड 40 से. यही बात हो रही है. करेक्ट है? अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस हमें दिया नहीं है, बट कैन वी अज्यूम्ड इट, और अजम्पशन ऐसा लेंगे जो 96 से डिवाइड हो सके और 5 से भी. तो एक काम करते हैं, वाई नॉट आई टेक द होल डिस्टेंस एज ए 960 किलोमीटर. ओवरऑल डिस्टेंस को 960 मान लो. तो 960 का हाफ कितना होगा? 480 होगा. तो आई कैन टेक इट एज 480. रिमेनिंग 480 बच गया, तो उसका हाफ 240 एंड रिमेनिंग इज 240. नाउ द एवरेज स्पीड इज व्हाट? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यही तो होता है. तो देखिए, टोटल डिस्टेंस आई हैव अज्यूम्ड इज एज 960. टोटल टाइम तो 480 डिवाइडेड बाय 96 यानी 5 आवर्स फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी. 240 अपॉन 60 यानी 4 आवर, एंड 240 अपॉन 40 यानी 6 आवर. तो इट मीन्स टोटल जर्नी विल बी ऑफ 15 आवर. डिवाइडेड बाय 15 विल डिवाइडेड इट बाय 64 किलोमीटर पर. So your average speed would be 64 kilometer per hour. Is that clear to all? क्या ये पार्ट सभी को क्लियर रहा? So in this case we have to assume the distance. We have assumed distance as 960. First part is traveling half of the total distance. We have assumed 960. Why we are assuming it 960? The distance has to be a multiple of 96 as well as of 10. So that's why I assumed it as 960. Okay.
क्लियर, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ इट. 960 हाफ इज 480, फिर रिमेनिंग हाफ इज 240 एंड द रिमेनिंग हाफ इज 240. तो 480, 240, 240, that is your distribution. You can get the individual parts timing. 5, 4 and 6, the total timing will be 15. So your thing is clear. So answer will be 64 kilometer per hour. We'll move ahead. Next one. They were saying Mr. Manmohan calculated the average of 10. 3 digit number. तो एक आदमी के पास थ्री डिजिट नंबर है, 10 3 digit. It means your number of observation is 10. And all number are 3 digit numbers. Okay, but due to mistake he reversed the digits of a number. ठीक है, तो उसने किसी एक नंबर का जो डिजिट्स है वो रिवर्स लिख दिया. सपोज नंबर आपका ABC था एंड ही हैज रिटन इट एज CBA. ओके, तो होता क्या है, व्हेन यू रिवर्स द डिजिट ऑफ 3 digit नंबर, तो बेसिकली 100 प्लेस एंड यूनिट प्लेस गॉट इंटरचेंज देयर वैल्यू, प्लेस वैल्यूज. सो दैट्स वाई जो डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 99. ठीक है, वो कह रहा है बाय दिस एवरेज इंक्रीज्ड बाय 19.2. एवरेज इंक्रीज बाय 19.2, इट मींस सम विल इंक्रीज बाय 198. तो इट मींस डिफरेंस बिटवीन बोथ द वैल्यू इज द मल्टीपल ऑफ 99. तो हाउ मच 99 इज हाउ मच मल्टीपल ऑफ 198? 2. तो बेसिकली दिस x इज डिफरेंस बिटवीन C एंड A. बेसिकली दिस x इज डिफरेंस बिटवीन C एंड A. तो इसने यही पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट डिजिट एंड द 100 digit ऑफ दैट नंबर इज 2, because it is a twice of 99. 198 is a twice of 99 na, so it means the difference between the C and A, 100 and the tens place will be a unit place will be 8, 2. The correct answer is 2. Second option, the third option 2 would be the right answer. एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखिए 2 digit नंबर को जब आप इंटरचेंज करते हो हमेशा याद रखिएगा ये बनाता है 9 का मल्टीपल, लेकिन वहीं पे अगर आप किसी 3 digit नंबर को इंटरचेंज करके लिखते हो तो ये बनाता है 99 का मल्टीपल. और ये 99 डिफरेंस किसके बीच में होता है? ए और सी के बीच में होता है. दिस इज बिटवीन सी एंड ए. इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं. ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ दिमाग लगा के बनाया गया होगा. देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझाता हूं. ये कहता है वंस माई पियोन वेंट टू द ऑफिस ऑफ स्काईलाइन कुरियर. ठीक है, तो एक हमारे पियोन भाई साहब है कोई, वो स्काईलाइन कुरियर के ऑफिस में गए हैं और 4 अलग अलग एनवेलप्स लेके, उसके पास 4 अलग अलग एनवेलप्स हैं. ठीक है, ABCD. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब वो कहता है द क्लर्क इन द ऑफिस मेजर्ड द वेट्स इन ऑल पॉसिबल पेयर. तो वो क्लर्क के पास फुल टाइम था, ठीक है ना, पूरा खाली बैठा हुआ था, कोविड समय चल रहा है, खाली था वो. तो उसने क्या किया, इन चारों एनवेलप के पॉसिबल पेयर बनाए, पेयर यानी 2-2 के अंदर. तो एक बात याद रखिए, 4 टोटल एनवेलप से, सो हाउ मेनी पेयर ही कैन फॉर्म? 4C2 होता है कॉम्बिनेशन, 4C2. टोटल एनवेलप्स फॉर 4, पेयर ऑफ 2, 4C2. 4C2 का वैल्यू 6 होता है. तो हाउ मेनी पेयर विल बी पॉसिबल? 6. आर यू गेटिंग? होगा क्या, एक पेयर AB हो सकता है, एक पेयर AC हो सकता है, एक पेयर AD हो सकता है, एक पेयर B और C हो सकता है, एक पेयर B और D हो सकता है, और एक पेयर C और D हो सकता है. तो ये 6 पॉसिबिलिटीज है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप एक चीज देखिए, इसमें हर कोई वैल्यू 3 बार आई है. A 3 बार आया है, B भी 3 बार आया है, C भी 3 बार आया और D भी 3 बार आया है. ये बात क्लियर है क्या? तो एक काम करते हैं, ये जो पॉसिबल वेट्स दे रहा है पेयर के, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर दें, तो हमारे पास चारों का टोटल वेट आ जाएगा. इफ वी ऐड ऑल दीज पॉसिबल वैल्यूज एंड सब्ट्रैक्टेड देम बाय 3, तो हमारे पास ऑल 4 का टोटल वेट आ जाएगा. वी कैन गेट द टोटल वेट ऑफ ऑल 4 थिंग्स. ठीक है, तो ऐड करते हैं. 59 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 66. इज दैट ओके? इन सबको ऐड कर देते हैं एंड देन डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं. क्लियर है? सॉल्व करते हैं. देखिए इसका एडिशन अगर आप देखिएगा तो 120 होता है, और अगर हम देखें 66 और 64 का एडिशन 130 होता है, 62 और 63 यानी 125 होता है, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 3. इफ यू चेक दैट, इन दोनों का एडिशन 250 यानी 375. 375 by 3, it means sum of all 4 packages will be 125. is that part is clear? Grams.
यानी ऑल 4 एनवेलप का जो टोटल वेट होगा 125 ग्राम होगा. इज दैट क्लियर ऑल? अब यहां पे ना थोड़ा हिट एंड ट्रायल का रोल होगा, वो मैं आपको बताता हूं कैसे. देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें सबसे कम जो वेट होगा वो सबसे दो लीस्ट वैल्यू का होगा. सबसे कम जो वेट होगा दो लीस्ट वैल्यू का होगा, और सबसे ज्यादा जो वेट आएगा दो हाईएस्ट वैल्यू का होगा. जो सबसे लोएस्ट वेट आ रहा है 59 ग्राम, तो ये दो टू लीस्ट वैल्यू का होगा. और सबसे हाईएस्ट जो वैल्यूज होंगी दो टॉप वैल्यूज दो, ठीक है ना, उनका वेट 66 ग्राम होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक काम करिए, मैं आपकी कंफर्टेबल जोन के लिए इन चारों को ऐसे मान लेता हूं. ए सबसे बड़ा, बी उससे छोटा, सी उससे छोटा और डी सबसे छोटा. तो एक कंडीशन हम बना के निकालते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल है. ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझने का बहुत प्यारा क्वेश्चन है. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं. आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को. वेट ऑफ ऑल 4 एनवेलप्स विल बी 125. इज दैट ओके? अब जो मैं करने जा रहा हूं ये ध्यान से समझिएगा. चारों का वेट 125 है. मैं मान के चल रहा हूं ए और बी हाईएस्ट वाले हैं और ये सी और डी ये है. ठीक है, तो इससे एक चीज समझ में आती है, ए प्लस बी हाईएस्ट विल बी 66 और सी प्लस डी विल बी 59. गॉट इट? अब ऑप्शन ट्राई करते हैं. ये क्या कह रहा है? वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनवेलप क्या होगा? वेट ऑफ हैवीएस्ट एनवेलप, केस 1 ले रहा हूं मैं. ऑप्शन 1 क्या है? 35. तो एक बात बताइए, अगर मैं हाईएस्ट को 35 रखता हूं, क्योंकि दोनों हाईएस्ट का सम वाज 66, तो इस मीन जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो 31 हो जाएगा. सेकंड हाईएस्ट जो होगा दैट वुड बी 31 हो जाएगा, बिकॉज दे हैज टू बी 66 ना. अब दोनों लीस्ट वाले जो है 59 है, तो 59 का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको. तो 59 का कॉम्बिनेशन 30 और 29 ही हो सकता है, और कोई हो नहीं सकता. क्लियर है? क्योंकि नंबर हैज टू बी लेसर देन 31. बोथ नंबर हैज टू बी लेसर देन 31. तो वन हैज टू बी 30, अनदर हैज टू बी 29. खत्म. इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता है. क्लियर है? तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं. अब चेक कर लो क्या ये सारे कॉम्बिनेशन देता है क्या. देखिए 61 मिलता है क्या इससे? 59 तो बट ऑब्वियस है मिलेगा. 61 तो देखिए 31 और 30 61 है. यस. 62 मिलता है क्या? 62 तो आई थिंक इनसे 62 नहीं मिलेगा. 31 प्लस 29 60 होता है, and 60 is not there in this combination. So that's why this is wrong answer. Now we'll try with the case 2. Case 2 क्या है? 36 ग्राम. तो अगर मैं हाईएस्ट 36 रखता हूं तो इससे सेकंड हाईएस्ट 30 आ जाएगा. दोनों मिलके 66 होना चाहिए ना. अब दोनों लोएस्ट 29 होनी चाहिए, मतलब 59 होना चाहिए. तो अगर मैं एक को 29 रखता हूं तो इट कैन नॉट बी लेसर देन 29, क्योंकि सम 59 नहीं आ पाएगा, क्योंकि सम 59 करने के लिए एटलीस्ट 30 चाहिए. नंबर कैन नॉट बी रिपीट. ऑल 4 हैव द डिफरेंट वेट्स. क्लियर है ना? तो इट मीन्स दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ये कंडीशन भी गलत ही है. विल मूव टुवर्ड द केस 3, 34 ग्राम. ओके, ध्यान से सुनिएगा. नाउ विल मूव टुवर्ड द केस 3, 34. अगर हाईएस्ट 34 है देन द सेकंड हाईएस्ट विल बी 32, because some of them both will be 66 na. That part is clear. If it is 34 then it would be 32. Now we have to form 59. 59 का जो पॉसिबल वैल्यू होता है वो 30 और 29 हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है 34, 32, 31 एंड 28. ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बिकॉज 59 बनना चाहिए. 2 पॉसिबिलिटीज आर. नाउ चेक द कॉम्बिनेशन. कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो फिट नहीं बैठ रहा है? ठीक है, तो 59 61 हो सकता है. विल चेक फॉर 61. देखिए 61 ये बनाएगा क्या? तो 32 प्लस 29 61 होता है. दैट इज गुड. 62 30 प्लस 32 62 फॉर्म करता है. 63 के लिए 29 प्लस 34 63. 64 34 प्लस 30. यस इट इज फॉर्मिंग. तो ये वाली कंडीशन सारी करेक्ट है. करेक्ट है. दिस कंडीशन इज टोटली सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस. इसको एक बार देख लेते हैं क्या ये भी है क्या. अगर मोर देन वन कंडीशंस बनेंगी तब CND हो जाएगा, बट अगेन दोनों के लिए 34 इज एब्सोल्युटली फिटिंग अप. ओके, तो ध्यान से देख लीजिए इसको देखिए. कोई ना कोई ऐसी कंडीशन निकल जाएगी जो हमारे इस कंडीशंस को फिलअप नहीं करेगी. 61 बनेगा? 61 नहीं बनेगा इसमें ना. आई थिंक इसमें 61 नहीं बनेगा, क्योंकि 31 प्लस 30 विल बी 61. तो 31 एक ही है, नहीं बन पाएगा. तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. तो इट इज द ओनली कंडीशन विच वी कैन फॉर्म. द करेक्ट आंसर इज 34 ग्राम. 34. ये हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है. आप इसको मेथड से नहीं बना पाओगे, बहुत सारे इक्वेशंस बन जाएंगे, बहुत सारे. ठीक है,
इज दैट ओके? तो बेस्ट वे इसके अंदर यही रहेगा कि गो विद द हिट एंड ट्रायल थिंग। क्लियर है? आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं, ये क्या है? ओहो, ये के नहीं है भैया, इट्स नॉट के, इट इज डैश डैश डैश। हाँ, इट इज डैश डैश डैश, कंटिन्यूटी है। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसने क्या दिया है? ये कहता है देर आर 3 सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो आपके पास जो 1 से लेके 100 के नेचुरल नंबर होते हैं, उनके 3 सेट बनाए गए हैं। सेट ए क्या कर रहा है? सेट ए कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर विच आर प्राइम। तो सेट ए में सारे प्राइम नंबर लिए गए। तो एक बात याद रखिएगा, टोटल प्राइम नंबर 25 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल प्राइम नंबर 25 होते हैं। इज दैट ओके? यानी इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 रहेगा। आगे बढ़ता हूं, ये कह रहा है सेट बी कंटेन्स ऑल द नॉन प्राइम इवन नेचुरल नंबर्स अप टू 100। तो नॉन प्राइम इवन नेचुरल नंबर, तो इसके अंदर क्या है? टोटल 50 होते हैं इवन नंबर, 100 तक, अप टू 100 कितने होते हैं? 50 होते हैं। बट इसने नॉन प्राइम का है, दैट्स वाई हमने 2 नहीं लिया, दैट्स वाई वी आर नॉट कंसीडरिंग द 2। ठीक है, तो इट मींस इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 49 होगा। इज दैट क्लियर? इनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 49 होगा, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग ऑल द इवन प्राइम नंबर। ठीक है, नॉन प्राइम इवन नेचुरल नंबर्स। तो यानी टोटल दिस सीरीज हैविंग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज 49। नाउ दे हैव गिवन यू सेट सी सेट कंटेन्स ऑल द नॉन प्राइम ओल्ड नेचुरल नंबर अप टू 100। ठीक है, ऑल नॉन प्राइम ऑड नेचुरल नंबर। देखिए ये सारे नॉन प्राइम ऑड नंबर ले रहे हैं। वैसे टोटल ऑड नंबर कितने होते हैं? अगर आप सोचें, टोटल ऑड नंबर 50 होते हैं अप टू 100, बट इसमें नॉन प्राइम है, यानी प्राइम वाले ऑड को निकाल दिया है। तो प्राइम वाले ऑड कितने होते हैं? टोटल प्राइम आर 25, बट आउट ऑफ दैट 2 इज द इवन नंबर। तो इसमें 24 ऑड होते हैं और एक इवन होता है। इज दैट क्लियर? तो इस 50 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी 26। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर ए विल बी 25, फॉर बी विल बी 49 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर सी विल बी 26। इज दैट क्लियर? ये अगर आपने पता लगा लिया तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए आसान है। बहुत सारे बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पाते, इधर तक नहीं सोच पाते हैं, तो या तो वो स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को या फिर वो गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अगेन आई विल रिपीट इट वंस अगेन, हाउ वी आर कंसीडरिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दिस इज नॉट के, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दिस ऑफ, इट इज नॉट के, इट इज डैश डैश डैश, कंटिन्यूटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज शोइंग, क्या शो कर रहा है? ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, करेक्ट है? तो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, ये आपको याद होना चाहिए। अप टू 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर? 25। सो दीज आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी 25 फॉर सीरीज ए। सीरीज बी क्या है? सीरीज बी है ऑल द नॉन प्राइम इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर अप टू 100 कितने होंगे? 50 होंगे, बट इसमें नॉन प्राइम लिए हैं, तो ओनली वन प्राइम इवन प्राइम नंबर इज 2। तो वो ऑब्जर्वेशन हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बिकम 49। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर दिस विल बी 49। नाउ इसके लिए अगर हम बात करें, फॉर दैट इफ वी टॉक अबाउट दैट, ओके, तो देखिए 19 ये क्या है? दिस इज बेसिकली सी कंटेन्स ऑल द नॉन प्राइम ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल ऑड नंबर कितने होंगे? ऑड नंबर भी 50 होंगे, बट वी आर टेकिंग नॉन प्राइम। तो प्राइम ऑड कितने होते हैं? प्राइम ऑड 24 होते हैं, 1 इवन होता है प्राइम में। गॉट इट? क्लियर है? तो 50 माइनस 24 कर देने का, इट विल बिकम 26। सो 26 ऑब्जर्वेशन आर ऑड बट नॉन प्राइम। ओके, दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ व्हाट दे वर आस्किंग, ये कह रहा है द एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए बी एंड सी इज, तो वो कह रहा है ए बी सी के एलिमेंट्स का एवरेज बताइए। देखो इसकी ब्यूटीफुल बात बताता हूं, इनको आपको सम करने के लिए कुछ नहीं, इसने सारे सीरीज ले ली। इफ यू नोटिस ना, दे हैव कंसीडर ऑल द सीरीज, ऑल द नंबर, ऑल द टर्म्स फ्रॉम 1 to 100 इन ऑल दीज 3। ये तीनों सीरीज में मिला के सारे नंबर 1 to 100 कवर हो रहे हैं। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, समझ में मेरी बात को? फिर 13 यहां हो जाएगा। तो दे आर कवरिंग ऑल द 100 नंबर्स। तो 1 to 100 का सम कितना होता है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आप सम निकालते हो, ये होता है n/2 इंटू
ए प्लस एल। तो 1 to 100 नंबर के टर्म्स का सम कितना होगा, n यानी 100 बाई 2 इंटू ए प्लस एल यानी 101। गॉट इट, 1 a is 1, l is 100 यानी 101। इज दैट ओके? ये इससे कट होगा 50 टाइम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनको ऐड करिएगा ना, तो ये 100 ही आएगा। इफ यू ऐड दोज ना, इट विल बिकम 100 ओनली। तो बस 50 से 100 गया, इट विल बी 2, 2 से ये गया यानी 50.5। बात खत्म। सो आंसर इज बी ऑप्शन। सिंपल, देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट देन इट बिकम वेरी इजियर। नाउ द एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। तो ऑल द एलिमेंट एवरेज, तो पहले आपको सम निकालना होगा इनका। इनका सम क्या होगा? इफ यू नोटिस दे आर ऑल आर द इवन नंबर। देयर ऑब्जर्वेशन वाज 49, याद है? टेक द एलसी एवरेज। कैसे लिया जाता है सम, कैसे लेते हैं? इफ यू नोटिस दैट सम n/2 इंटू ए प्लस एल, और एवरेज चाहिए, दैट इज डिवाइडेड बाय n। n से n कैंसिल, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। तो फर्स्ट टर्म इज 4, लास्ट टर्म इज 100, तो a प्लस एल 104/2, इट मीन्स 52। सो माई आंसर इज 52। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है? सो एवरेज फॉर पर्टिकुलर नंबर विच इज इन द arithmetic progression, since they are consecutive even number na, so their difference will be always constant. They are in arithmetic progression. देखिए prime number not in arithmetic progression, they are not in ये भी that will not be also in arithmetic progression, but this particular B series will be in arithmetic progression. So that's why your average would be a plus l by 2. तो a is equal to 4, l is equal to 100, 104/2 यानी 52. The question is so much simple. Next, third question of this set. If the average of the set A is 42.46, ठीक है, तो ये set A का एवरेज दे रहा है आपको। मैंने आपको बताया था सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म 25 होंगे। देयर एवरेज इज 42.46, देन एवरेज ऑफ द सेट C इज, बता सकते हैं कैसे? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। इफ देयर एवरेज इज 42.46, याद रखिएगा, इफ देयर एवरेज इज 42.46 मल्टीप्लाई विद 25 कर दें। We can do that. Multiply with 25 कर दीजिए। 6 0 15 कैरी, 100 और 15 5 11 कैरी, 25 to 50 और 11 61 6 कैरी, 100 और 6 106. So their sum would be like 1061.5. Is that okay? Is that okay? Average of set will be 42.46. So what would be their sum? So 42.46 into 25, because 25 prime numbers are there. These all are prime number ना, तो up to 100 there are 25 prime numbers, तो multiply with 25 कर देने का। Is that okay? अब ये कह रहा है the average of set C बताना है आपको, ठीक है ना? तो देखिए कैसे निकलेगा। आपको याद है हम इन सभी का सम निकाल सकते हैं। इवन वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ दैट। इसका एवरेज क्या आया था? 52 आया था, एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था इसका? 49 था। तो हमें इसका सम भी मिल जाता है। वी कैन गेट द सम ऑफ बी ऑल्सो। तो 49 इंटू 2 98, 8 लिखेंगे, 9 कैरी। 49 इंटू 5 अगर देखिएगा 245, तो 245 और 9 अगर आप ऐड करेंगे 254। इज दैट ओके? तो सम ऑफ दीज नंबर विल बी 2548, and you can get the sum of all 100 terms 1 to 100, because these all are basically 1 to 100 only na? Their sum would be like 50 into 101, correct है? तो it will become 5050. if we subtract some of them, 0.5 9 0 1 carry 36, if we subtract directly from here, ठीक है, 50 minus 9 41, 50 और ये 144, करेक्ट है? एंड द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट इज 26, तो डिवाइडेड बाय 26 कर दीजिए। विल डू दैट। 26 से इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे 135 टाइम्स, रिमाइंडर विल बी 14 141। सो अगेन इट विल बी गो फॉर 5 टाइम्स, 55 पॉइंट समथिंग। आंसर इज देयर 55.46। इज दैट क्लियर? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारे क्वेश्चन है इसके। तो ये पूरा एवरेज का जो लेवल 2 पार्ट था मैंने आपके लिए कवर किया। आई थिंक ये लेवल 3 का क्वेश्चन था जो मुझे अच्छा लगा, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड भी है, मजेदार भी है, और एकदम सुपर्ब क्वेश्चन है, एकदम सुपर्ब क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? सो आई होप ये चीजें आप सीखेंगे। क्लियर है? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, पूरा कंप्लीट किया मैंने। तो कल हम नया टॉपिक लेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है दोस्तों, ओके। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर करें यार। पहले वीडियो को तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया,
6K तक पहुंच गया, बट दूसरे वीडियो में दम तोड़ दिया यार, 1/3 व्यू रह गए। एक्सपेक्टेड है आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा जेनरसिटी, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि और ज़बरदस्त चीज़ें की जाएं। करेक्ट है? क्लियर है? और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ उसको थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करता हूँ, कंसेप्ट को, क्वेश्चन वही है लेकिन समझने में थोड़ा आसान बनेंगे। ठीक है, तो जो नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले हैं, इवन मैथ बैकग्राउंड वाले हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा हमारे बैचेस का। तो ये मेरा परफेक्ट बैच है एकदम, क्वांट चैंपियन बैच। आप बिंदास इसको अप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया था, एप्टी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, और बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था। यू कैन टेक फीडबैक फ्रॉम माई स्टूडेंट। ओके, तो जबरदस्त रिव्यू था। तो ये नया बैच शुरू हो चुका है, 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ऑलिव बोर्ड पे बैच हो रही है, तो आपको ऑलिव बोर्ड पे इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा, या बैच परचेज कर सकते हो, इंडिविजुअल बैच भी परचेज कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है। अगर आपको पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप इंडिविजुअली बैच के लिए भी जा सकते हो। इंडिविजुअल बैच का जो प्राइसिंग है वो 1650 है दोस्त, 1650 रुपए, व्हेन यू आर यूजिंग माई कोड लोकेश। ये कोड लगाओ बस, बिंदास बिंदास ये कोड लगाओ एंड यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ इट। ओके, और अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि पूरी तैयारी आप करें हमारे साथ, तो बैंकिंग सुपर एलीट के लिए आप जा सकते हो। इसका फायदा ये है, आपको इसके अलावा भी जो भी मेरे बैच आएंगे इस पूरे 1 साल में, वो सारों का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैंपियन बैच ही आप देख पाएंगे। अगर सपोज SBI PO का फॉर्म आता है तो उसका अलग बैच अगर शुरू होता है तो आप वो भी जुड़ पाएंगे, उसमें भी आप प्रैक्टिस हमारे साथ कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये एक एडवांटेज आपको सीधा मिल जाता है। तो आई वुड रिकमेंड दिस। इसका जो प्राइसिंग है आफ्टर डिस्काउंट 3749 है, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट आउट इट। ओके, क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए, ओके गाइज, बाय, फिर मुलाकात होगी, कल फिर मिलेंगे, एलिगेशन मिक्सचर का नया टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए।